हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने फोटोसिंथेसिस की लाइट फेज या लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन सेकेंड फेज करने वाले हैं, जो कि कौन सी है, डार्क रिएक्शन। अपनी एनसीईआरटी बुक में ये डार्क रिएक्शन हेडिंग नहीं है, उसकी जगह हेडिंग डाली हुई है कि वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। तो ये हेडिंग क्यों है? जैसा कि अपन जानते हैं कि लाइट रिएक्शन जब हुई थी तो उसके 3 प्रोडक्ट बने थे। उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, एटीपी बनती है, और एनएडीपीएच, जिसे बेसिकली एनएडीपीएच H प्लस या एनएडीपीएच2 किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये 3 चीजें बनती है। इसमें से जो ऑक्सीजन जो होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का साइड प्रोडक्ट है, उसे वहां पर कोई यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, इसलिए ये ऑक्सीजन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट हो जाती है, मतलब वहां बाहर निकल जाती है। अब पीछे बची एटीपी और एनएडीपीएच, इनका क्या करना है, यही अपनी एनसीईआरटी की हेडिंग है। तो इनका यूज करके अपन CO2 से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। बेसिकली CO2 को अपन रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और इसे कहेंगे बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहेंगे, बायोसिंथेटिक फेज। तो अगर इस हेडिंग का 1 लाइन आंसर हो तो 1 लाइनर आंसर यह है कि इन दोनों को यूज करके CO2 को रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और उस चीज को अपन क्या कहेंगे, बायोसिंथेटिक फेज। और ये जो चीजें हैं इन्हीं को ही डार्क रिएक्शन में भी कराया जाता है। अब एनसीईआरटी कहती है कि बायोसिंथेटिक फेज जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। डायरेक्टली डिपेंड नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता। अगर लाइट नहीं गिरेगी तो ये चीजें नहीं बनेगी, एटीपी और एनएडीपीएच। और अगर एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगी तो अपन CO2 को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज के अंदर। इसलिए डिपेंड तो करती है लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि बायोसिंथेटिक फेज को अपन क्या कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी कहती है कि ये एक मिसनॉमर है, मतलब ये थोड़ा ऐसे मिसकंसेप्ट क्रिएट कर सकता है नाम, कौन सा, डार्क रिएक्शन। बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये अंधेरे में ही होता होगा या नाइट में ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस फेज नॉट नेसेसरी टू टेक प्लेस इन डार्क। जरूरी नहीं है कि ये डार्क में हो, ये लाइट की प्रेजेंस पे हो सकता है। बस इसे डायरेक्ट सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सनलाइट गिरने के ऊपर जो लाइट रिएक्शन हुई वो प्रोडक्ट इसको चाहिए। जब तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, एनएडीपीएच और एटीपी अवेलेबल है, ये कभी भी हो सकती है, नाइट में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो क्योंकि इसको लाइट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये नाम दिया गया डार्क रिएक्शन, ना कि ये अंधेरे में होती। ठीक है, तो ये अपने डार्क रिएक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। तो अपन इतना तो समझ गए कि ये जो सेकंड फेज है, जिसे अपन डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, इस फेज में जो CO2 जो होगी उसे रिड्यूस किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। अब जब ये CO2 ग्लूकोज के अंदर रिड्यूस होगी, जो CO2 फिक्सेशन होगा। अब CO2 फिक्सेशन का मतलब किसी भी चीज का उसके कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फिक्सेशन। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैसे CO2 का भी किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, CO2 फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं इसको। तो जब ये होगा तो क्या क्या चीजें बनेगी, क्या डायरेक्ट ग्लूकोज बनेगा या बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे? अगर इंटरमीडिएट बनेंगे तो पहला कौन सा बनेगा? ये सारे क्वेश्चन साइंटिस्ट के पास में थे। तो सबसे पहले मेल्विन कैल्विन जो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता किया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा होता है। मतलब जब CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो ये बहुत सारे स्टेप में होगा, उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, वो कौन सा होगा, वो बताने के लिए मेल्विन कैल्विन ने जो अपने क्लोरेला एल्गी जो होती है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और रेडियो एक्टिव C14 आइसोटॉप का इस्तेमाल किया, और ये बताया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जिसे PGA कहते हैं। ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और ये सबसे पहली बार किसने बताया, मेल्विन कैल्विन ने बताया।
अब बाकी के साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट करने लगे, बहुत सारे प्लांट को, अलग अलग तरह के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने लगे और ये देखने लगे क्या सारे प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस की डार्क फेज होगी तो क्या सब में पहला स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए ही बनेगा या कुछ और बनेगा। तो जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो पता चला कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का पीजीए नहीं होता, 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब अब अपन ऐसे कह सकते हैं कि CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है ग्लूकोज के अंदर वो 2 पाथ से हो सकता है। एक ऐसा पाथ जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बने, जैसा कि मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, और एक ऐसा पाथ जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का एक कंपाउंड बने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बने। तो ये वाला जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा उसे अपन कहेंगे C3 पाथवे। क्या कहेंगे? C3 पाथवे। और वो अपने फोटोसिंथेसिस का पाथवे जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे? C4 पाथवे। तो अब अपन को डार्क फेज जो है वो बेसिकली 2 पाथवे में स्टडी करनी है, एक C3 साइकिल और एक C4 साइकिल। आज के वीडियो में अपन C3 साइकिल के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, बाद में अपन देखेंगे कि C4 साइकिल कैसे होता है, और एक और पाथवे होगा CAM पाथवे, उसके बारे में भी देखेंगे। अब बात करते हैं C3 पाथवे की। तो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, वो जो CO2 यूटिलाइज होगी इस पाथ में उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, सबसे पहली बार उसके साथ रिएक्ट कौन करेगा। तो उसके लिए एनसीईआरटी में हेडिंग है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब देखो यहां ध्यान से सुनना, देखो साइंटिस्ट ने जब ये डिस्कवर किया कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और बाहर से क्या ली जा रही है, CO2 ली जा रही है जो कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की। इसका मतलब जो एक्सेप्टर होना चाहिए वो कितने कार्बन का होना चाहिए, 2 कार्बन का, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन का। तो साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन एसिड, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड। वो क्या होगा, 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा, 2 कार्बन का एक कंपाउंड होगा, CO2 के साथ फ्यूज होगा और 3 कार्बन का कंपाउंड बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर था C3 प्लांट में, वो एक 5 कार्बन का कंपाउंड था। किसका था? 5 कार्बन का कंपाउंड था, और वो था RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। क्या था? राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ये 5 कार्बन का कंपाउंड था, ये एक शुगर थी जो बेसिकली क्या करती है, CO2 को एक्सेप्ट करती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है और CO2 को एक्सेप्ट करेगा जिसमें 1 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 3 कार्बन का ही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चला कि जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है किसका, CO2 को रिसीव करने वाला, जो CO2 के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, वो 2 कार्बन का नहीं होगा, कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का। अब एक और पाथवे भी तो था, C4 पाथवे। क्या उसमें फर्स्ट जो एक्सेप्टर है वो कौन होगा? तो उसमें जब अपन C4 पाथवे करेंगे तो अपन देखेंगे वहां पर फर्स्ट जो वो CO2 एक्सेप्टर जो होगा वो होगा PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि कैसा है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। वापस देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। CO2 एसिमिलेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक ऐसा जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। और ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए CO2 के साथ रिएक्ट कौन करेगा, वो कहलाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर। तो C3 के केस में तो ये होता है RUBP। क्या होता है? RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट होता है, जो कि कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। C4 पाथवे के केस में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए C4 कह रहे हैं। और वो कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस केस में CO2 के साथ कौन रिएक्ट करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, तो वो होता है अपने 3 कार्बन का कंपाउंड PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये जो होता है 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन की CO2 हो जाएगी, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करके 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएंगे। जबकि इस तरफ क्या होगा, 5 कार्बन का RUBP होगा, CO2 के साथ जुड़ेगा, टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल बना देंगे 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। अब ये पूरा C3 साइकिल होता कैसे है
वो अपने आज के वीडियो में अपन देखेंगे केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन लेते हैं केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। तो जैसा कि अभी अपन ने समझा है कि CO2 फिक्सेशन या CO2 का एसिमिलेशन, मतलब CO2 को यूज करके कुछ बनाना, वो दो पाथवे से हो सकता है। और अपन को बनाना क्या है, ग्लूकोज। वो दो तरीके से हो सकता है, C3 पाथवे से जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, और C4 पाथवे जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा 4 कार्बन का होगा। तो जो C3 साइकिल है, इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होगा वो किसने बताया था, मेल्विन केल्विन ने बताया था। और केल्विन और उसके को-वर्कर्स ने साथ ही साथ में वो पूरा पाथ भी डिस्कवर्ड किया था। एक्चुअल में केल्विन और बेंसन दो साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ाए जाते हैं, और इस साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अपनी एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल लिखा हुआ है। तो केल्विन डिस्कवर्ड दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वो 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होगा, जो कि बेसिकली क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और केल्विन और उसके वर्कर्स ने, जो को वर्कर्स थे, उन्होंने कंप्लीट पाथवे एक साइक्लिक मैनर में समझाया, और इसी वजह से इसे साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि केल्विन ने डिस्कवर किया तो केल्विन साइकिल, और क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था इसलिए C3 साइकिल। कोई तकलीफ नहीं। एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी लिखती है जो अच्छे से सुनना, केल्विन पाथवे मतलब जो अभी अपन सेट ऑफ पाथवे रिएक्शंस करेंगे, अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा। आप सही सुन रहे हैं, चाहे इट डजंट मैटर दैट हैव C3 और C4 पाथवे, मतलब चाहे वो C3 से मतलब CO2 फिक्सेशन कर रही है, C4 से ग्लूकोज बना रही है, या एक पाथवे और पढ़ेंगे अपन CM, चाहे उससे बना रही है, लेकिन सब में जो केल्विन पाथवे की जो रिएक्शन है वो तीनों में होगी। अब C4 में कुछ एडिशनल हो जाएगा, CM में भी कुछ अलग तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये जो C3 वाला पाथवे वो तो तीनों में होगा। अब उनमें कैसे होगा, जब अपन वो साइकिल देखेंगे तब करेंगे, पर ये याद रखें इंपॉर्टेंट लाइन कि केल्विन पाथवे अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, चाहे C3 हो, चाहे C4 हो, चाहे CAM हो। अब केल्विन साइकिल जो होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। अच्छे से समझना आप। ठीक है, देखो पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब किसी कंपाउंड पे CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 इन अ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमीडिएट, उसे अपन कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। लेकिन आप इसे ऐसे समझे कि जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा किसका, CO2 का, वो कौन होता है, RUBP। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 5 कार्बन की कीटोन सुगर। कैसी सुगर है, ऐसी सुगर है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखती है। राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर। और इसके ऊपर क्या होगी, CO2 जुड़ेगी। क्योंकि इसके ऊपर CO2 जुड़ रही है इसलिए इसे कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। देखो 5 कार्बन इसके और CO2 का 1 कार्बन, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन, और ये मिलकर एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसे फॉस्फोग्लिसरेट भी लिखा जा सकता है। और क्योंकि उसमें 3 कार्बन होते हैं, या टोटल 6 कार्बन हो रहे, तो उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये काम करवाने के लिए प्लांट एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रुबिस्को। RUBP मतलब वही राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज C से और O से ऑक्सीजनेज। इसका मतलब ये एंजाइम RUBP पे CO2 तो जोड़ ही सकता है, जैसा कि यहां जुड़ रहा है, O2 भी जोड़ सकता है। और वो कब करेगा, उसके करने से क्या होगा, वो भी अपन आने वाले लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन आप याद रखना कि ये वाला एंजाइम कार्बोक्सिलेज भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज भी कर सकता है, CO2 भी जोड़ सकता है और O2 भी जोड़ सकता है। ये जो होता है मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन है अर्थ के ऊपर। अगर आपको पूछे कि प्लांट में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, तो रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम में तो प्रोटीन ही हुआ, और अर्थ पे सारे लिविंग किंगडम की बात कंबाइन करके फिर भी पूछा जाए तो रुबिस्को एंजाइम। एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन। कौन सा होता है, कोलेजन। और प्लांट में कौन सा होता है, रुबिस्को। और ओवरऑल देखा जाए तो कौन सा होगा, रुबिस्को ही होगा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था जिसमें कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन क्यों का, क्योंकि CO2 ऐड की अपन ने प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पे, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। देखो शुगर जो होती है, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो बायोमोलिक्यूल करके एक चैप्टर पढ़ा जाएगा। 11th में भी है बायोमोलिक्यूल आपके बायो में, 12th में आपका आएगा केमिस्ट्री में। तो जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी एक तरह की क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन वहां लिखाई जाती है कि ये एक पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसपे एक से ज्यादा OH है और साथ में क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्योंकि अपन को ग्लूकोज बनाना है और अपन यहां पर क्या बना चुके हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिड बना चुके हैं। तो अपन को इस एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल में ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री जब आप पढ़ पाएंगे, थोड़ी सी अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एसिड को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। यही वजह है कि सेकेंड स्टेप क्या है अपने, रिडक्शन। अब रिडक्शन जो होता है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे स्टेप होते हैं और उन स्टेप से फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब अच्छे से समझना, अपन कहां पे थे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 1,3 डाई पीजीए में कन्वर्ट होता है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये कन्वर्ट होने के लिए देखो, यहां पर एक फॉस्फो ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप था, वो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ था। यहां पे पहले और तीसरे पे लगेगा तो 2 हो जाएंगे। 2 होने के लिए एक फॉस्फेट चाहिएगा, तो वो कहां से लेंगे, एटीपी से लेंगे। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में। और पीजीए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 डाई पीजीए में। क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है, 2 कहां से आए, ऊपर पता चली गया। यहां पर कितने एटीपी यूज करेंगे अपन, 2 एटीपी यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये भी एसिड ही है। अब इस एसिड का अपन रिडक्शन करवाएंगे, तो एसिड का रिडक्शन करने पर एल मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। तो एसिड जो है एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये रिडक्शन के लिए मुझे H2 चाहिएगा। क्या चाहिएगा, H2। और वो मैं लूंगा NADPH से। देखो NADPH किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये H देगा और उस H का इस्तेमाल करके रिड्यूस करेंगे अपन PGA को PGAL में, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये दोनों स्टेप को सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो ट्रायोज फॉस्फेट कौन सी होती है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड होती है। और उसमें एक साथ ही लिखा हुआ है कि इस काम के लिए एटीपी भी चाहिए होती है और NADPH भी चाहिए होता है। अपन समझ चुके हैं कि ये कहां कौन सी चाहिए होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, PGAL 3 कार्बन का कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन के। अगर मैं चाहता हूं कि ये साइकिल बार बार चलता रहे तो मुझे वापस ये तो बनाना ही पड़ेगा, RUBP तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो वो आगे और CO2 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस 6 कार्बन से मैं ऐसे समझ रहा हूं कि इन 6 कार्बन से 5 कार्बन का इस्तेमाल करके तो मुझे RUBP बना लेना चाहिए और 1 कार्बन साइड में कर लेना चाहिए। ऐसे समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब 1 कार्बन से तो ग्लूकोज बनेगी नहीं, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। बेसिकली मुझे यहां तक की जो रिएक्शन है वो 6 बार रिपीट करनी पड़ेगी। अगर 6 बार रिपीट करूंगा तो यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे, 36 कार्बन हो जाएंगे। उसमें से 30 कार्बन को मैं ये बनाने में इस्तेमाल कर दूंगा और 6 कार्बन साइड में बन जाएंगे। उन 6 कार्बन का इस्तेमाल करके मैं ग्लूकोज बना सकता हूं। ऐसे अपन समझ रहे हैं। यही वजह है कि ग्लूकोज बनाने के लिए ये केल्विन साइकिल जो है, ये तो अभी एक CO2 के हिसाब से कर रहे हैं अपन, ये 6 टाइम रिपीट होगा। कितने टाइम रिपीट होगा, 6 टाइम। और जब ये 6 बार रिपीट होगा, एक बार में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGL के, तो 6 बार में कितने बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उन 12 मॉलिक्यूल में से अपन क्या करेंगे, 6 कार्बन अलग कर देंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके, PGL के। 2 क्यों अलग कर रहे हैं, एक PGL में 3 कार्बन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। और वो 2 PGL अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसे नहीं है कि एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे स्टेप से होता हुआ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जो कि एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। अब पीछे जो 10 मॉलिक्यूल बचे हैं PGL के, जिसमें टोटल 30 कार्बन है, वो रीजनरेट करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा रीजनरेट करेंगे, इसको RUBP को रीजनरेट करेंगे। तो लास्ट स्टेप हो जाएगा रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। RUBP अपन को वापस बनाना है ताकि कंटिन्यू अनइंटरप्टेड C3 साइकिल चलता रहे। और जब ये PGAL से ये
ये भी एक सीरीज ऑफ बहुत सारी रिएक्शन का स्टेप होता है। और जब ये ऐसा होता है तो पहले RuBP नहीं बनता, RuMP बनता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। और ये 5 फॉस्फेट को 1,5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, मतलब तो RuBP में कन्वर्ट करने के लिए मुझे और एटीपी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? और एटीपी चाहिएगी। तो टोटल एक CO2 के हिसाब से ये साइकिल जब 3 स्टेप में होता है, पहला कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर रिडक्शन करवाया, और रिडक्शन में ही साइड में अपने क्या बनता है? ग्लूकोज, और बाकी की चीजों से वापस क्या बनाना होता है? RuBP। इन सब में अगर मैं एक CO2 के हिसाब से देखूं तो 2 एटीपी चाहिए होती है। कितनी एटीपी चाहिए? 2 एटीपी चाहिए होती है। 2 ही NADPH चाहिए होता है अपन को, और 1 एटीपी और चाहिए, तो टोटल कितनी हो गई? 3 एटीपी हो गई। 2 यहां पर और 1 यहां पर हो गई। ठीक है, मैं ये समझा चुका हूं आपको कि ये एक CO2 के लिए, और ग्लूकोज बनाने के लिए अपन को कितने चाहिए? 6 CO2 चाहिए, जो कि अपन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में देखते भी हैं कि 6 CO2 होते हैं। तो इनको अपन कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे? 6 से। तो ये जो सीरीज है पूरी, ये 6 बार रिपीट होनी चाहिए, और 6 बार रिपीट होगी तो 6 × 3 टोटल कितने बनेंगे? 18 एटीपी बनेंगे, और 6 × 2 12 NADPH बनेंगे। नहीं बोले तो चाहिए अपन को, ठीक है, बनेंगे नहीं, चाहिए। तो टोटल कितने? 18 एटीपी, 12 NADPH और 6 CO2 का मॉलिक्यूल चाहिएगा अपन को एक ग्लूकोज बनाने के लिए। और ये पूरा पाथ कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 6 टाइम। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में ये जो एक साइकिल के फॉर्म में दे रखा है वो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देख रखा है। तो पहले तो अपन उसे एक मॉलिक्यूल के हिसाब से समझते हैं, और जैसा अपनी बुक में दे रखा है वैसा साइकिल से समझते हैं। फिर मैं आपको एक साथ फिर एक साइकिल बनाऊंगा जिसमें 6 मॉलिक्यूल के हिसाब से इस पूरे पाथ को अच्छे से समझेंगे। ये सारी चीजें भी एक बार वापस कवर हो जाएगी साइक्लिक पैटर्न में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले C3 साइकिल जो है, जैसा कि अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उस हिसाब से समझते हैं। और ये जो पूरा साइक्लिक पाथ दे रखा है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए दे रखा है। कितने मॉलिक्यूल के लिए? एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो साइकिल स्टार्ट होता है RuBP से, जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, और उस पर CO2 जुड़ती है। क्योंकि इसके ऊपर CO2 जुड़ रही है, इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन। और इससे बनता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हैं। और ये जो होती है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। क्योंकि इस पूरे पाथवे में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड था, इसको अपन कहते हैं C3 साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अपना कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलेशन, जिसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पे CO2 जुड़ी और 3PGA बन गया। फिर ये 3PGA जो है ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि बेसिकली अपन समझेंगे बाद में कि 3PGAL करके एक इंटरमीडिएट बनता है, जिससे बाकी के आगे के काम होते हैं। अभी अपन इसको अच्छे से समझेंगे। तो अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, और ये बेसिकली बनने के लिए क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन की वजह से ये PGA होता है, ये बन जाता है PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड, रिडक्शन से, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई है। तो यहाँ रिडक्शन में अपन को H चाहिएगा, और वो H प्रोवाइड कराएगा NADPH। कौन प्रोवाइड करवाएगा? NADPH। और साथ में एनर्जी भी चाहिएगी, जो ATP प्रोवाइड करवाएगा। तो इस स्टेप में ATP और NADPH दोनों चाहिएंगे, और इस स्टेप में 2 ATP चाहिएंगे और 2 NADPH चाहिएंगे। NADPH कितने चाहिएंगे? 2, और ATP भी कितने चाहिए? 2। फिर ये ट्रायोज फॉस्फेट से आगे वापस रीजनरेशन का एक सीरीज ऑफ स्टेप चलेगी, जिससे वापस प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर था वो वापस रीजनरेट किया जाएगा। और इस काम को कहेंगे रीजनरेशन। और इसमें भी ATP चाहिए, और इसमें चाहिए होती है 1 ATP। तो इस पूरे पाथवे में टोटल कितनी ATP चाहिए? 2 तो चाहिए यहाँ पर, 1 चाहिए यहाँ पर, तो 3 ATP हो गई। और NADPH कितने चाहिए? 2, जो यहाँ पर चाहिए थी। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के हिसाब से 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होता है। और ये जो पूरा पाथ है, ये पाथ 3 स्टेप में होता है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 जुड़ती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ के रिडक्शन होता है, जिसमें से एक PGAL बनता है, और इधर से 2 रास्ते हो जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होता है, देखो यहाँ ग्लूकोज भी बन रहा है,
और बाकी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वापस प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर को रीजनरेट करते हैं। तो ये अपने एनसीईआरटी के हिसाब से था, जो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से था। अब अपन इसको 6 मॉलिक्यूल के हिसाब से अच्छे से समझेंगे, जिससे अपन को पूरा क्लियर कट होगा एटीपी कहाँ चाहिए, NADPH कहाँ चाहिए होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन कैसे होता है, ये सब अपन समझते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने जो केल्विन साइकिल था उसे एक CO2 मॉलिक्यूल के हिसाब से अपन ने समझा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ग्लूकोज बनाने के लिए एक CO2 नहीं चाहिए होती है, 6 CO2 चाहिए होती है। तो अभी अपन इसको वापस ड्रॉ करते हैं 6 CO2 के हिसाब से, और थोड़े 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा भी लिखेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो देखो RUBP जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, जो कि 5 कार्बन का कीटोज सुगर होता है, उसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 30 कार्बन हो जाएंगे। फिर इसका होगा कार्बोक्सिलेशन। कौन करेगा, रुबिस्को एंजाइम करेगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, हर एक मॉलिक्यूल एक CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है, तो 6 मॉलिक्यूल लिए तो 6 CO2 एक्सेप्ट कर लेंगे। हर CO2 के पास एक कार्बन है तो 6 के पास कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। तो 30 कार्बन इसके और 6 कार्बन इसके, टोटल कितने हो गए, 36 कार्बन। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी टोटल 36 कार्बन हो जाने चाहिए। तो बनेगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का है, और इसके 12 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो 12 इंटू 3 कितने हो गए, 36 कार्बन। इसके बाद ये 3PGA जो है 1,3 PGA में कन्वर्ट होता है। जितने मॉलिक्यूल यहां लिखोगे उतने ही मॉलिक्यूल आपको ATP के चाहिएंगे। तो क्योंकि यहां 12 लिखा हुआ है तो यहां 12 ATP चाहिए अपन को, और वो 12 ATP ADP में कन्वर्ट होगी, और उससे PGA 1,3 डाई PGA में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 3 कार्बन का ही है, इसके भी 12 मॉलिक्यूल है, तो 12 इंटू 3 36 कार्बन हो जाएगा। फिर इस एसिड का अपन रिडक्शन कराएंगे और क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, 3PGAL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3PGAL। और ये रिडक्शन करवाने के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिएगा, NADPH चाहिएगा। उसे मैं कन्वर्ट कर देंगे NADP प्लस में, और जो H रिलीज होगी वो रिडक्शन कर देगी। क्योंकि इसके 12 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 12, और इसके भी क्या चाहिए, 12। अब यहां तो देखो डाई PGA था, और यहां सिर्फ 3PGA लिख रहे हैं, तो यहां से एक अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी क्या होगी, बाहर निकलेगी, और इससे ये 1,3 डाई PGA जो होगा वो 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन 12 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, टोटल कितने हो जाएंगे, 36 कार्बन। इसके अपन 2 टुकड़े कर देंगे। देखो 2 मॉलिक्यूल अपन ने अलग निकाल लिए, 2 मॉलिक्यूल 3PGAL के, जिसमें एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 6 कार्बन के। और 6 कार्बन से ग्लूकोज बन सकती है, उसका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जो ग्लूकोज बनेगी, ऐसे दिन भर जितनी ग्लूकोज बनती जाएगी, पहले वो सुक्रोज में और फिर वो स्टार्च में प्लांट क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये अपने ग्लूकोज बन गई। अब जो पीछे 10 मॉलिक्यूल रह गए, किसके, 3PGAL के, जो कि 3 कार्बन के, और जिसमें 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 कार्बन हो रहे, और स्टार्ट भी अपन ने 30 कार्बन से किया था। तो यहां से अपन इसको प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है, इसे वापस रीजनरेट कर लेते हैं। क्यों करना है रीजनरेट, ताकि ये साइकिल जो है अपने चलता ही रहे। और ये जब कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट RUBP नहीं बनता, वैसे तो डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बीच में सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट पहले बनता है, जिसे कहते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये भी 5 कार्बन की सुगर ही होती है, और इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं। फिर इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट बनाया जाता है, और ये बनाने के लिए ATP को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ADP में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां 12 मॉलिक्यूल थे तो 12 ATP लिया, यहां 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ATP ले लेंगे। तो जहां जहां पर ATP जुड़ती है उसको फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। ये भी फॉस्फोराइलेशन है, ये भी फॉस्फोराइलेशन है, या H बन रहा है, मतलब H निकल रहा है, फिर वो रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। यहां तक तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन।
ये जो है वो अपने क्या हो गया, रिडक्शन, और यहां से ये पूरा क्या हो गया, रीजनरेशन हो गया, कोई तकलीफ नहीं। और ये अपना C3 साइकिल है जो पूरा साइक्लिक पैटर्न से चल रहा है, और एक बार नहीं 6 बार जब रिपीट होगा तो ये ग्लूकोज का बनेगा जो बाद में सुक्रोज में और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 CO2 चाहिए होती है, और 12 + 6 ATP चाहिए होती है, 18 ATP, टोटल 12 + 6 18 हो जाएगा। और 12 क्या चाहिए होता है, NADPH चाहिए होता है। इसका मतलब ये जो C3 साइकिल है वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार रिपीट होता है, और इसमें टोटल जो अपने नीड थी उसकी 12 NADP और 12 ATP तो बनाएगी नॉन साइक्लिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक जब फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं तो इक्वल अमाउंट में ATP और NADPH बनते हैं, तो वो तो बनाएगी ये। जो एडिशनल ATP है वो साइक्लिक बनाएंगी। यही वजह है कि साइक्लिक भी होता है, क्योंकि साइक्लिक में तो सिर्फ ATP ही बनती है, तो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरी करेगा। तो इस तरीके से अपना जो C3 साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन C4 साइकिल के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, इसे अच्छे से लर्न कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।